नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। नाज़रीन को मालूम होगा कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल ग्रुपिंग है G7, उसका जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसकी ग्रे लिस्ट पर है। बहुत पहले से था, फिर बीच में निकल गया, अभी ये 2018 से था और अब तक हर 3 महीने उसकी एक मीटिंग होती है और उसमें जो उनको टारगेट्स दिए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान को एक 34 नुकाती प्रोग्राम दिया गया था कि इन सब पे आप अमल करें। तो अभी 3 दिन से बर्लिन में इस पर मीटिंग हो रही थी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी पाकिस्तान की वज़ीर मुमलकत बराए उमूर ख़ारजा मोहतरमा हिना रब्बानी खर। आज रात मतलब 17 और 18 के बीच वाली रात उधर जर्मनी में ये फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान ने 34 के 34 जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पे पूरा उतरा है, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने ये सब किया है, उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए फ़िलहाल पाकिस्तान को कंटिन्यू किया गया है ग्रे लिस्ट में। तो उसूली तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया FATF के, लेकिन ये यकीन दहानी कराई गई है कि अगर हर चीज़ दुरुस्त पाई गई जैसा कि पाकिस्तान ने क्लेम किया है, भाई इसके लिए FATF की एक टीम आएगी पाकिस्तान और वो जो कुछ पाकिस्तान ने इक़दाम उठाए हैं उनको वेरीफाई करेगी। उसके बाद अगर उसने नो ऑब्जेक्शन दे दिया तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। अब हिना रब्बानी खर ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें क्या होता है कि ऐसे जब भी कुछ भी ये एक किस्म की जीत है पाकिस्तान के लिए, तो हर पार्टी इसका क्रेडिट लेना चाहेगी। PTI ने अपनी तरफ से कम बोलना शुरू कर दिया कि ये हमारी मेहनत का काम है। ये अलग बात है कि उसके पूरे 4 साल में, पौने 4 साल में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कंटिन्यूसली रहा, ना निकल सका। अभी तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं तो दूसरी हुकूमत आ गई है PDM की। तो अभी वो इमरान खान चाहता है कि इसका क्रेडिट हमें दिया जाए और शहबाज शरीफ चाहेगा कि इसका क्रेडिट हमें दिया जाए। तो मोहतरमा हिना रब्बानी खर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसका क्रेडिट जो है ना वो मुल्क पाकिस्तान को जाता है और अगर किसी और को चाहिए, उनका इशारा इमरान खान की तरफ था, तो हम उन्हें तमगा देने तक को तैयार हैं। यानी मतलब उनका कहने का ये था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्रेडिट कौन लेता है, अल्टीमेटली पाकिस्तान विंस। सो फ़िलहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि अक्टूबर तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि कल ही के दिन अभी हिंदुस्तान ने एक पाकिस्तानी दहशतगर्द है, अब कुछ नाम है उसका, अब्दुल रहमान मक्की, जो कि हिंदुस्तानी कश्मीर में मुतहरिक रहा है और वो इस वक्त भी लश्कर तैयबा का सेकंड इन कमांड है। मेरे ख्याल में टॉप पे तो वो हाफिज़ सईदी आते हैं, तो उनके बाद ये अब्दुल रहमान मक्की है। तो इसका नाम हिंदुस्तान ने और अमेरिका ने दोनों ने UNO की जो ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट है
उसमें इंक्लूड कराने के लिए मूवमेंट की पेश की। तो उसके बदले में जब ये वोटिंग का मरहला आया तो चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया, चीन ने उसको ब्लॉक कर दिया। अब इससे पाकिस्तान की नीयत का अंदाज़ा होता है। जब वो दहशतगर्दों को उनका नाम भी लेना नहीं चाहते, उनको मशहूर भी करना नहीं चाहते, उनको जेल के अंदर डालना तो दूर की बात है, खाली उनके लिए इतना खाली बोल दिया जाए कि ये टेररिस्ट है, वो भी पसंद नहीं करते। और इसके लिए वो अपने जो भी उनके साथी हैं, जैसे इस वक्त उसके साथ दे रहा है चीन, तो चीन की मदद लेके उसका बचाव करते हैं। तो इससे तो लग नहीं रहा कि पाकिस्तान मतलब पुरखुलूस है अपनी इस कोशिश में कि वो दहशतगर्दी की जो भी मतलब उसके प्रोग्राम हैं उसमें वो कुछ भी ढील दे। मज़े की बात ये है कि कुछ लोग अजीब किस्म के वो ख्याल आ रही मतलब ओपिनियन दे रहे हैं अपना कि भाई जब तक इमरान खान था जो बाइडेन ने उसको एक फ़ोन भी नहीं किया, जबकि वो तो खुद कह रहा था कि कम से कम एक फ़ोन तो आना चाहिए। अच्छा, इमरान खान की गवर्नमेंट गई 9 अप्रैल को, तो उसके बाद बिलावल भुट्टो को जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका का एंटोनी ब्लिंकन का फ़ोन आया और उसने दावत भी दी अमेरिका आने की। उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो गया भी था अमेरिका और उनके वहाँ पे मुज़ाकरात भी हुए। अभी उसके बाद फिर वो पाकिस्तान जो है ना IMF के कहने पर मुकम्मल मनोअन अमल कर रहा है, यानी पेट्रोल के भाव बढ़ाना है, डीज़ल के भाव बढ़ाना है, बिजली के दाम बढ़ाने हैं। तो उसके बाद अभी जो ये ग्रे लिस्ट से इसका निकलना, तो ये कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि ये अमेरिका का काम है कि भाई अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान रखेगा तो उसको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी मल्टीलेटरल फोरा में जो भी हैं। और इमरान खान ने तो खैर ख़ास तौर पर अमेरिका को अपना हदफ बनाया हुआ है और हर तकरीर में उसको जो है मलामत करता है कि उसने रिजीम चेंज के लिए साजिश की। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार खपत से बहुत कम है, इसीलिए कंटिन्यूस ऐसे गर्मी के दिनों में जबकि 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर जाता है, ऐसी हालत में 10-10 घंटे 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती है, बिजली बंद होती है। कराची जैसे बड़े शहर में भी 6-6 घंटे तक बिजली बंद रहती है। ये वैसे इसका कोई सीधा कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को ये गोशगुजार कर दूं कि बम्बई में, जो बम्बई शहर है, मुंबई कहते हैं अभी उसे कानूनी तौर पर, उसमें कभी भी बिजली बंद नहीं होती। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी बंद हो सकती है, दिल्ली में भी हो सकती है जहाँ जो दारुल हुकूमत है हिंदुस्तान का, लेकिन बम्बई में कभी बंद नहीं होती। तो पाकिस्तान में बिजली का ये हाल है कि लोड शेडिंग की कहीं किसी जगह पर तो 12-12 घंटे तक बंद रहती है। तो अभी सिंध हुकूमत ने इस सिलसिले में एक हुक्म जारी किया है। उस हुक्म की रूह से लोगों को रात के 9 बजे अपनी दुकानें बंद करना पड़ेंगी। ये इसीलिए लिया गया है ताकि बिजली की खपत कम हो। दुकानें बंद होगी तो ज़ाहिर है बिजली कम खपेगी, पेट्रोल भी कम खपेगा, लोग जल्दी अपने घर चले जाएंगे, नहीं तो घूमते फिरते रहेंगे। रोशनियाँ ही जब भी बंद हो जाएंगी, बाज़ारें ही बंद हो। अभी उसमें क्या क्या बंद है, उसमें मेडिकल स्टोर को अलाउ कर दिया गया है, रेस्टोरेंट 11 बजे तक खुले रह सकते हैं जो है, बाकी मेडिकल स्टोर है, फार्मेसी है, दूध वाली दुकानें जो है या किराने वाली है वो खुली रह सकती हैं जो है ऐसी। पेट्रोल पंप खुले रह सकते हैं, बेकरी खुली रह सकती है। ये सब बिजली बचाने की नीयत से किया गया है और हकीकत में तो हमें भी अच्छा लगा। हम तो चाहते हैं कि सिंध की इस इक़दाम की तारीफ़ हो और जो दूसरे बाकी 3 सूबे हैं पाकिस्तान के, वो पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब में आइनी बहरान चालू है और ये तकरीबन 2.5 महीने से जब से ये नई हुकूमत आई है। पहले उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दे दिया, फिर बाद में उसने बोला कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ।
फिर वो जो गवर्नर थे उमर उस्मान चीमा, तो उन्होंने जो है किसी को भी हलफ दिलाने से इनकार कर दिया। अभी गवर्नर तो नए आ गए हैं, बलीगुर रहमान, जो मतलब ये पीडीएम की तरफ से जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है, लेकिन क्योंकि स्पीकर अभी तक चौधरी परवेज़ इलाही है, तो अभी ये जो बजट सेशन 4 दिन से शुरू है, तो ये अभी 2-2 बजट सेशन हो रहे हैं पंजाब में बैक वक्त। अभी एक तरफ पंजाब असेंबली में वो जो परवेज़ इलाही ने बुलवाया है, उसमें सिर्फ पीटीआई या जो अपोजिशन के मेंबरान हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, और दूसरा बजट सेशन उसके नज़दीकी ऐवान इकबाल में वो हुकूमत वालों का हो रहा है। अभी वो गवर्नर ने कॉल किया है बजट सेशन और वो स्पीकर ने कॉल किया है। अब ये तो हम तो इस मामले में कुछ भी कहने से कासिर हैं कि एक ने तो ऐसा कह दिया, कानूनी माहिर ने एक ने तो ऐसा कह दिया कि गवर्नर को ये हक नहीं पहुंचता कि वो इजलास बुलाए। इजलास बुलाना जो है वो स्पीकर का काम है। लेकिन अभी देखें क्या होता है। और उसमें जो ख़ास बात तो ये है कि वो बजट जो अगर पास हो भी गया तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। वो एक अपना बजट है, दूसरे का अपना बजट है, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। तो पंजाब तो अटका हुआ है ऐसे जैसे वो आसमान से गिरा और खजूर में अटका। हिंदुस्तान में एक दवाई की कंपनी है भारत बायोटेक। हमने अभी पहले भी अपने नाज़रीन को बताया था, हिंदुस्तान में कई कंपनियां हैं जिन्होंने कोरोना के वैक्सीन बनाए हैं। भारत बायोटेक ने अपना जो वैक्सीन बना दिया, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती है, हैदराबाद दक्खन से। उसने एक अपना वैक्सीन बनाया था या अभी भी बना रही है, उसका नाम है कोवैक्सीन। तो वो अब तक 18 साल से लेकर बड़ी उम्र तक वालों को सबको दिया जा रहा है। लेकिन अभी उसको कुछ 2 महीने करीबन पहले उसको 12 साल से लेकर 18 तक के बच्चों के लिए भी उसको दुरुस्त करार दिया गया था। और ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उसको मंजूर कर दिया था, बच्चों को भी लगा सकती है। अभी जो रिपोर्ट आई है उसकी वो ये आई है कि 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों तक को वो लगाया जा सकता है। इसकी मंजूरी आनी ICMR से बाकी है। उसके बाद कोवैक्सीन छोटे बच्चों में भी लगाया जा सकेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज के प्रोग्राम को ख़त्म करने की नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। लेकिन इजाज़त लेने से पहले, विदाई लेने से पहले आप सबसे एक मरतबा फिर मैं रिक्वेस्ट करूँ कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।